नमस्कार। जरा कल्पना करते हैं एक ऐसी दुनिया की जो घड़ी की सुइयों जैसी बिल्कुल सटीक और सीधी हो। लेकिन क्या आज की सच्चाई ऐसी है? बिल्कुल नहीं। आज सब कुछ एक क्लाउड या बादल की तरह काफी जटिल और आपस में जुड़ा हुआ है ना? तो इस एक्सप्लेनर में हम इसी बहुत ही इंटरेस्टिंग बौद्धिक बदलाव यानी इंटेलेक्चुअल शिफ्ट के सफर पर निकलने वाले हैं। यहाँ हम ये समझेंगे कि ये सोच का बदलाव हमारी इस दुनिया को आखिर कैसे एक नया आकार दे रहा है। आइए जल्दी से देखते हैं आज हम किन मुख्य बिंदुओं को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले क्लाउड्स, क्लॉक्स और इनडिटर्मिनेंसी, उसके बाद द साइकोलॉजी ऑफ क्लाउडेड थॉट, फिर हम देखेंगे द एंटरप्राइज क्लाउड शिफ्ट, उसके बाद द ब्रेन क्लाउड इंटरफेस और आखिर में एथिक्स इन द क्लाउड माइंड। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हमारा पहला सेक्शन है क्लाउड्स, क्लॉक्स एंड इनडिटर्मिनेंसी। इस आधुनिक डिजिटल पैराडाइम को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना बहुत जरूरी है। कार्ल पॉपर की एक बहुत ही मशहूर एनालॉजी है। एक तरफ है द क्लॉक यानी घड़ी, जो न्यूटन के एकदम नियमित, ऑर्डरली और प्रिडिक्टेबल ब्रह्मांड का प्रतीक है, और दूसरी तरफ है द क्लाउड, जो बिल्कुल अनिश्चित, अनियमित और जिसके बारे में भात्यात्मक अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। पॉपर का मानना था कि दुनिया की सटीक से सटीक घड़ियां भी अगर ध्यान से देखी जाएं तो उनमें बादलों जैसी अनिश्चितता या इनडिटर्मिनेंसी होती ही है। और दोस्तों, यहीं से मॉडर्न इनडिटर्मिनिज्म के विचार ने जन्म लिया। अब सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये क्लाउड सिर्फ एक वैज्ञानिक रूपक नहीं रहा, बल्कि ये एक बहुत ही गहरे दार्शनिक नजरिए में बदल जाता है। कैथरीन केलर का रिलेशनल ऑन्टोलॉजी का जो फ्रेमवर्क है ना, वो क्वांटम मैकेनिक्स और थियोलॉजी को आपस में मिलाता है। इसके हिसाब से कोई भी व्यक्ति पूरी तरह स्वतंत्र या ऑटोनमस नहीं है। हम सब एक क्लाउड ऑफ रिलेशंस यानी रिश्तों के बादल का हिस्सा हैं। क्वांटम एंटेंगलमेंट की तरह ही ये पूरा ब्रह्मांड आपस में जुड़ा हुआ एक बहुत बड़ा और जटिल जाल है। अब दर्शन शास्त्र से आगे बढ़ते हुए हमारे अगले सेक्शन पर आते हैं, द साइकोलॉजी ऑफ क्लाउडेड थॉट। जब हम मानव मस्तिष्क की बात करते हैं तो ये क्लाउड एक बिल्कुल ही नया और फंक्शनल रूप ले लेता है। मशहूर मनोवैज्ञानिक लेव वेगोट्स्की ने इसको बहुत खूबसूरती से समझाया है। उनका मानना था कि हमारा सीखना और सोचना एक जेनरेटिव क्लाउड जैसा है। उन्होंने इसे कहा था एक बादल जो शब्दों की बारिश करता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि दिमाग में एक विचार पहले एक धुंधले बादल जैसा होता है, और जब किसी ज्यादा ज्ञान वाले व्यक्ति के साथ संवाद होता है तो वही विचार शब्दों की सटीक बारिश बनकर बाहर आता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इस क्लाउड का एक डार्क साइड भी है, जिसे मेंटल फॉग या दिमागी धुंध कहते हैं। एविएशन साइकोलॉजी हमें दिखाती है कि जब कमर्शियल पायलट्स जैसे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस या नींद की कमी का शिकार होते हैं तो दिमाग एक बंजर जमीन जैसा हो जाता है। स्ट्रेस हार्मोन सोचने समझने की क्षमता को पूरी तरह धुंधला कर देते हैं। ऐसे में ऑटोमेशन डिपेंडेंस बढ़ जाती है, जो कि सच में एक खतरनाक स्थिति पैदा कर सकती है, क्योंकि ऐसी हालत में आसपास के माहौल को समझने की क्षमता यानी सिचुएशनल अवेयरनेस काफी गिर जाती है। आइए अब इस साइकोलॉजिकल लेवल से ऊपर उठते हैं और अपने तीसरे सेक्शन को देखते हैं, द एंटरप्राइज क्लाउड शिफ्ट। अब जब इन्हीं बादलों वाले विचारों को ग्लोबल इकोनॉमी पर लागू किया जाता है तो क्या होता है? $1 ट्रिलियन। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। ये 2026 तक ग्लोबल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट का अनुमानित आकार है। ये आंकड़ा बिल्कुल साफ दर्शाता है कि स्थानीय पुराने बिजनेस मॉडल्स अब पूरी तरह से डिसरप्ट हो चुके हैं और उनकी जगह क्लाउड ले रहा है। तो इस डिसरप्शन का नतीजा क्या निकला? संस्थानों को आज सरवाइव करने के लिए अपनी पुरानी लिनियर यानी घड़ी जैसी सोच को छोड़ना ही पड़ेगा। पहले काम एक टीम से दूसरी टीम को बटाकर पास करने जैसा दिया जाता था, लेकिन आज के क्लाउड नेटिव मॉडल में सब कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड और इंटीग्रेटेड है। आज डेवऑप्स और एजिलिटी यानी तेजी और लचीलेपन ही सबसे बड़ी जरूरत है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स में लिनियर नहीं बल्कि आइटरेटिव और बदलाव को अपनाने वाली सोच ही काम आती है। बिजनेस और इकोनॉमी से आगे बढ़ते हुए हमारे अगले और शायद सबसे माइंड बेंडिंग सेक्शन पर चलते हैं, द ब्रेन क्लाउड इंटरफेस। ये दरअसल वो आखिरी सरहद है जहां तकनीक और इंसानी दिमाग एक हो जाते हैं। इसे B/CI यानी ह्यूमन ब्रेन स्लैश क्लाउड इंटरफेस कहते हैं। ये एक ऐसी प्रस्तावित तकनीक है जो इंसानी न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस को सीधे बड़े क्लाउड कंप्यूटिंग नेटवर्क से जोड़ सकती है। जरा विचार करें कि एक दिन सिर्फ सोचकर ही पूरी दुनिया के ज्ञान और सुपर कंप्यूटिंग पावर को रियल टाइम में एक्सेस किया जा सकेगा।
ये एक ऐसा विचार है जो ह्यूमैनिटी को एक ग्लोबल सुपर ब्रेन या क्लाउड माइंड में बदल देने की क्षमता रखता है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ये फिजिकली संभव कैसे होगा? इसका जवाब है न्यूरो नैनो रोबोटिक्स। ये बेहद ही छोटे नैनो रोबोट्स ब्लड ब्रेन बैरियर को पार करके मस्तिष्क के अंदर जा सकते हैं। इनमें से कुछ एंडो न्यूरोबॉट्स सीधे न्यूरॉन्स में जाएंगे, ग्लियाबॉट्स हमारी मेटाबॉलिक स्थिति देखेंगे और सिनेप्टोबॉट्स सिग्नल्स को रिकॉर्ड करेंगे। रे कर्ज़वाइल ने बिल्कुल यही अनुमान लगाया था कि एक दिन बायोलॉजिकल और सिंथेटिक इंटेलिजेंस का ये मिलन हकीकत बन जाएगा। और अब जरा इनकी स्पीड देखिए, 6 × 10 की पावर 16 बिट्स पर सेकेंड। ये डेटा ट्रांसमिशन स्पीड सुनने में ही किसी साइंस फिक्शन मूवी जैसी लगती है ना? अगर इंसानी दिमाग इस रफ्तार से क्लाउड के साथ डेटा का आदान प्रदान कर सके तो सीखने की सारी जैविक सीमाएं ही एक झटके में खत्म हो जाएंगी। ये हमारे दिमाग को एक तरह से सिंथेटिक नियोकॉर्टेक्स बना देगा, जहां नॉलेज को बस डाउनलोड किया जा सकेगा। इस तकनीक से एक बहुत ही असाधारण सामाजिक क्षमता का भी जन्म होता है, जिसे ट्रांसपेरेंट शैडोइंग कहा गया है। इस क्लाउड माइंड के अंदर रहकर लोग आपस में एक दूसरे के जीवन के अनुभवों को वास्तविक रूप में महसूस कर पाएंगे। विश्व स्तर पर सहानुभूति यानी एम्पैथी और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग पैदा करने के लिए ये अपने आप में एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार है। तो इसके बाद हमारे आखिरी सेक्शन का आना लाजमी है, क्योंकि ये सबसे जरूरी है, एथिक्स इन द क्लाउड माइंड। देखिए, जब तक तकनीक इतनी गहराई तक पहुंच जाए कि वो हमारे सबसे प्राइवेट अनफिल्टर्ड विचारों तक पहुंचे, तो नैतिकता के बहुत बड़े सवाल उठते हैं। डायरेक्ट न्यूरल एक्सेस से प्राइवेसी का सबसे बड़ा खतरा होगा, जिसके बचाव के लिए डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3.0 प्लेटफॉर्म्स एक रास्ता हो सकते हैं। फिर उन लोगों के बीच की खाई की एक बड़ी समस्या होगी, जिनके पास ये एनहांस तकनीक है और जिनके पास नहीं। न्यूरल हैकिंग और दिमाग में बाहरी इच्छाओं को डालने का रिस्क भी किसी को भी डरा सकता है। इन बड़ी चुनौतियों को ब्लॉकचेन और आइडेंटिटी रिटेंशन प्रोटोकॉल जैसे डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क्स के जरिए ही संभाला जा सकता है, ताकि टेक मोनोपोलीज हमारी कॉग्निटिव सॉवरेनिटी पर अपना कब्जा न जमा लें। भले ही नैनोबॉट्स आने में अभी वक्त हो, पर एजुकेशनल फील्ड में क्लाउड थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव तो पहले ही पड़ने लगा है ना। टेल मी अ स्टोरी फ्रेमवर्क एआई मॉडल्स को जांचने का एक लाजवाब तरीका पेश करता है। इसके 4 डायमेंशंस हैं। एआई का खुद का डिजाइन यानी टेल मी योर स्टोरी, यूजर पर इसका असर यानी टेल मी माई स्टोरी, उसका दुनिया को देखने का स्टैटिस्टिकल नजरिया यानी टेल मी आवर स्टोरी, और आखिर में किसी कल्चरल बायस की जांच यानी टेल मी देयर स्टोरी। ये फ्रेमवर्क हमें सिखाता है कि आने वाले समय में टेक्नोलॉजी पर अंधा विश्वास करने की बजाय उसे क्रिटिकल तरीके से समझना और उस पर सवाल करना कितना जरूरी है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक सबसे बड़ा और गहरा सवाल बचता है। जैसे जैसे ये प्रिडिक्टेबल क्लॉक्स पूरी तरह से इन कॉम्प्लेक्स क्लाउड्स में बदलते जाएंगे, क्या इस स्मीयर ऑफ पॉसिबिलिटी से हर एक व्यक्ति खुद को बेहतर रूप में विकसित कर पाएगा, या फिर मानवात्मा किसी बहुत बड़ी सेंट्रलाइज्ड मशीन में समाकर अपना अस्तित्व ही खो देगी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो आने वाले समय में नैतिक क्षमता का सबसे बड़ा इम्तिहान लेगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। इन विचारों पर गौर